डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज का ये वीडियो में हम बात करने वाले एडिट विंडो को लेकर, क्योंकि आप में से बहुत सारों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे कि मैम हमें अपना फॉर्म, क्योंकि पहले आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट 21 तारीख थी, फिर फॉर्म फिलिंग आपकी बढ़ा दी गई 26 तारीख की। उसके कारण थे क्योंकि हमारी वैकेंसी बढ़ाई गई। तो अभी मुद्दा ये है कि अब एडिट जिन्होंने 21 तारीख से पहले फॉर्म फिल कर दिया है, या जिन्होंने 21 तारीख को अपनी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट मानकर फॉर्म फिल किया था, अब वो एडिट कब करें। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एडिट विंडो को लेके कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, ये प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ, क्या हमारी अगर वैकेंसी बढ़ा दी गई है तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, जरा इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहली चीज, हमारा जो फॉर्म फिलिंग का डेट है गाइस, वो पहले था 21 तारीख, लेकिन अब वो क्या हो गई, वो हो गई अब 26 तारीख, है ना। फॉर्म फिलिंग आपकी बढ़ा दी गई और वो अब हो गई है 26 तारीख। तो 26 तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे, ये पहली बात। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली वो ये कि अगर फॉर्म फिलिंग आपकी 26 तारीख तक बढ़ा दी गई है, लेकिन एग्जाम डेट आपकी वही है, एग्जाम आपका नहीं चेंज हुआ, एग्जाम आपका वही 29 अगस्त पे होना है। तो अब इससे क्या हमारा कंपटीशन बढ़ता है? फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ाने से हमारा कंपटीशन बढ़ता है? मैं बोलूंगी कि शायद नहीं। क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ाने पर उन्हीं बच्चों ने फॉर्म फिल करा होगा जो शायद पहले लेट बैक एटीट्यूड जिन्होंने दिखाया होगा, जो सिंसियर। आप बताइए, आप किसी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उसके फॉर्म को फिल करने में आप इतना लंबा समय लगाएंगे? नहीं। तो ये जो फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ी है, जिसकी वजह से और भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ाने वाले हैं। इसका ये क्लैरिटी हमें मिलती है यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम डेट आपकी 29 अगस्त ही है, यानी कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इस टाइम में हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हुआ है। अब रही बात आपकी एडिट विंडो की, तो देखो एडिट विंडो जो है आपकी ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की क्लिप है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो हमारी पहले जो हमारी टेंटेटिव स्केड्यूल था, वो था कि आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू करी गई थी 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। तो जब आपका फॉर्म फिलिंग 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक था, तब आपको ये नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया था कि आपके फॉर्म में अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ बाय मिस्टेक आपसे हो गया, तो एडिट करने का जो विंडो रहेगा फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट विल बी फॉर 2 days आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहले जो आपका फॉर्म फिलिंग था वो था आपका कितनी तारीख तक, वो था आपका 21 तारीख तक। उसके बाद के जो 2 दिन थे वो था आपका 22 तारीख और 23 तारीख। अब क्या हुआ है, हमारी फॉर्म फिलिंग की डेट 21 से क्या कर दी गई, 21 से कर दी गई 26। तो अब 26 के आगे के 2 दिन यानी कि 27 और 28 तारीख आपकी एडिट विंडो होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन आपको एडिट विंडो पे जाने का, मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। आप पहले ही अपने फॉर्म को बहुत इत्मीनान से भरिए, सारी उसकी जो भी उसकी रिलेटेड उसके कंसर्न है, चाहे वो सिग्नेचर को लेकर है, फोटो को लेकर है, आपके कोर्स सर्टिफिकेशन को लेकर है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, सारी चीजें आप पहले से अपनी क्लियर रखिए, सेट रखिए, उसके हिसाब से उसको फिल करते चलिए। मेक श्योर करें कि आप आज रात को ही फॉर्म फिल कर ले, कल का भी इंतजार मत करो। आज रात 2 बजे 3 बजे, जिस समय बहुत ज्यादा लोग नहीं फिल कर रहे होंगे, उस समय अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, आराम से इत्मीनान से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरी बात, देखिए ये इस तरीके से आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई है। डेफिनेटली आईटी में आपकी वैकेंसी पहले 301 थी, तो 376 हो गई, पहली बात। लॉ में 105 थी, 125 हो गई है। एचआर की सेम है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर की 0 वैकेंसी पहले थी, जिसको लेके मार्केटिंग वाले बच्चे काफी अपसेट थे, लेकिन अब वो वैकेंसी 10 कर दी गई। अब यहाँ पे देखो, अब कई का कहना है कि मैम बस 10 ही है। देखो पहली बात तो 0 थी, अब 10 बढ़ गई। एटलीस्ट आपके पास होप है, एटलीस्ट आपके पास वो उम्मीद है कि अगर मैंने अपना सब कुछ छोड़ के तैयारी में लगाया था, तो वो तैयारी अब आपकी फ्रूटफुल हो सकती है। क्या इतने कम नंबर ऑफ वैकेंसी से आपका व्हाट वी कॉल कि हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कम है तो उसमें आपकी कट ऑफ, मार्केटिंग के लिए कट ऑफ आपकी बढ़ जाएगी। बट एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये जो है ना, हमारी 3 बैंक ने वैकेंसी नहीं बताई थी, लेकिन यूको बैंक का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी अभी आना बाकी, यानी कि ये दो ऐसे बैंक है जिन्होंने अपनी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं करी है। तो जिस पहले 3 बैंक थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, इंडियन बैंक ने भी पहले वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इंडियन बैंक ने
जब अपनी वैकेंसी रिपोर्ट करी तो ये वैकेंसी आपकी इस तरीके से बढ़कर ये वैकेंसी हुई। तो पहले हमारे पास वैकेंसी 745 थी और अब हमारे पास वैकेंसी कुछ 1035 होगी। ये केवल एक बैंक के रिपोर्ट करने पर है। अब मान लेते हैं हमारे आगे कुछ दिनों के बाद या हमारे प्रीलिम्स के बाद या कहीं इन बिटवीन इसी प्रोसेस में यूको बैंक भी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर देता है और यूनियन बैंक भी अपनी वैकेंसी बता देता है, तो यहाँ पे इस नंबर के बढ़ने की क्या है, गुंजाइश है। तो नेवर लूज होप, अपनी आप होप मत छोड़िए। ये मत समझो कि हम इतने में या कितने में हम कैसे करेंगे, ये सोचो कि अगर एक वैकेंसी भी है तो क्या मैं उसमें अपने आप को फिट कर सकता हूँ। ये आपका अभी जो है मेरे ख्याल से एक सोल एम, आपकी जो दिमाग की पॉजिटिविटी है वो इस तरफ काम करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे एएफओ की काफी वैकेंसी बढ़ाई गई, 190 से 370 कर दी गई। हालांकि एएफओ और आईटी की वैकेंसी हर साल ही हमें नॉर्मली सब बाकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कभी आईटी की ज्यादा होती है, कभी एएफओ की ज्यादा होती है, ऊपर नीचे होते रहता है, और बाकी सबकी उनसे थोड़ी कम ही रहती है। राजभाषा अधिकारी की 89 थी, अब 94 कर दी गई। तो ये वैकेंसी अपडेट हुआ है। अगेन मैं इसमें लास्ट फाइनल बात यही कहूंगी कि ये वैकेंसी आपकी अभी और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि दो बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। तो दिल खोल के बढ़िया से अच्छे मन के साथ पूरा शिद्दत के साथ तैयारी करो, बिकॉज यू डू नॉट नो कि आपके प्लेट में कल क्या आने वाला है। ऑल्सो इस बार इतने बड़े चेंजेस हुए हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं आपके साथ, तो देखो ये एग्जाम पैटर्न है। फॉर द फर्स्ट टाइम आईबीपीएस एसओ की हिस्ट्री में पहली बार हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारे एग्जाम पैटर्न में प्रोफेशनल नॉलेज को इंक्लूड किया गया है। अब ये प्रोफेशनल नॉलेज का इंक्लूड होना है बुरा नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात कर रही हूँ जो मुझे ये बताते हैं कि मैम मैंने मॉक दिया, मेरा प्रोफेशनल नॉलेज में तो मेरा स्कोर एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड उसमें कम है, क्योंकि उसकी तैयारी उसने अगर अभी शुरू करी है, किसी बच्चे ने तैयारी, तो उसको यहाँ पे अभी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन ये चीज तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है ना, ये तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा, आपने पढ़ाई करी है इस चीज की, है ना। तो आपको भले धुंधला धुंधला ही सही, लेकिन कुछ तो याद है। तो जब कुछ याद है तो उसके ऊपर आपको क्या करनी है, ब्रशिंग करनी है, रिवीजन करनी है, मल्टीपल, यही तो करना है ना। तो ये आपके लिए इंक्लूड होना कोई बहुत मतलब बैड एलिमेंट नहीं है, ये ठीक एलिमेंट है। इसकी वजह से आपको बेहतर ही, आपका पॉजिटिव ही होगा इस एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपको एडवांटेज ही मिलेगा। तो इस सब्जेक्ट को आपको ब्रश अप करना है, इसके आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक बढ़िया सोर्स पकड़िए, मैं तो इसके लिए यही बोलूंगी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए कि एक बढ़िया सोर्स पकड़ो और उसी सोर्स को, एक बढ़िया सोर्स पकड़िए और उसी सोर्स को क्या करें आप, 3 to 4 टाइम रिवाइज करें। इसमें यहाँ वहां बहुत ज्यादा परेशान होने से बेहतर है कि एक अपनी कॉन्क्रीट बढ़िया सोर्स पकड़िए जहां पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है जिस सोर्स पे, और उसके बाद मल्टीपल 3 से 4 बार रिवीजन कर डालिए। और ये क्या आएगा, ये आपका आसान लेवल का आने वाला है, इजी लेवल का आने वाला है। इसके दो कारण है इजी लेवल का आने वाला है। इसका सबसे पहला कारण ये है कि प्रोफेशनल नॉलेज पहली बार आपके प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। प्रीलिम्स में जो आपका पेपर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये पेपर पैटर्न ही खुद इशारा कर रहा है इस तरफ कि पेपर क्या होगा, आपका आसान होगा। ना कि केवल प्रोफेशनल नॉलेज, बल्कि आपका 1 2 3 ये जो इंग्लिश है, रीजनिंग और क्वांटिटी, ये भी आपके लो लेवल पे आएंगे, यानी कि आसान आएंगे। अगर पिछले साल आपने 2025 का एग्जामिनेशन देखा था या 24 का देखा था, उसमें जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आया था, उससे कम से कम नहीं तो 3 स्टेप डाउन आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो आपके पेपर का जो लेवल होगा वो मैं बोलूंगी कि वो एवरेज होगा, राइट, जिसमें ज्यादातर पोर्शन आपको आसान दिखाई देगा। इजी से मॉडरेट की तरफ आप जाएंगे, इजी से मॉडरेट की तरफ आप जाएंगे। अगर कोई इस बारे में कंफ्यूज हो रहा है कि मैम इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को हम किस लेवल पे देखें, तो आप बहुत सिंपली क्या अपना एक स्टैंडर्ड लेके चल सकते हो, आईबीपीएस पीओ प्री या एसबीआई पीओ प्री को आप अपना एक टारगेट लेके चल सकते हो, यानी कि ये लेवल का आपको अप्रोच रखना है ना। अब जरा यहाँ देखिए, एग्जाम पैटर्न को देखिए, यहाँ पे आपको 20 मिनट में रीजनिंग के अगर 25 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर ये पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो लोग 3 या 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। अगर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए आएगा, इजी आया तो सबके लिए आएगा। तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड एट मोस्ट होनी चाहिए, सो दैट किसी भी तरीके का पेपर आए आप उसमें कहीं ना कहीं ऊपर के जगह बना सके, राइट। तो हमें क्या करना है, प्रोफेशनल नॉलेज ये एडवांटेज ही है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये यहाँ पे आप अपना एक सोर्स पकड़ो, बढ़िया सोर्स पकड़ो, उसको 3 से 4 4 से 5 बार रिवाइज कर दो। पेपर का लेवल आपका प्रोफेशनल नॉलेज का नॉर्मल रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका वेटेज आप देख लो, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, तो यहाँ पे गलत मत करना, नेगेटिव मत करना, क्योंकि नेगेटिव से यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आपका आने वाला है। इसमें आप अराउंड अराउंड अपना 15 तक का स्कोर तो बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम इसकी कि करना क्या है।
क्या ये जो आपका वैकेंसी इंक्रीज हो गया है, तो क्या वैकेंसी इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके सिलेक्शन के? आई थिंक एक तरीके से यस, क्योंकि जब वैकेंसी इंक्रीज हुआ है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि चलो वैकेंसी बढ़ गया, हम थोड़ा सा लेट बैक हो जाए। मेरे ख्याल से अगर वैकेंसी बढ़ गया है तो आपको थोड़ा और यहाँ पे अपना फोकस बढ़ा देना चाहिए, अपनी तैयारी बढ़ा देनी चाहिए। आपको 2-3 पैरामीटर्स पे ध्यान देना है। एक तो अपना जो कोर है, सिलेबस का जो कोर है, यानी कि जो फंडामेंटल्स है, उनको बढ़िया से शार्प कर लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लो। यही एक तरीका होता है कोर्स को बेस्ट करने का। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज योर स्पेशलाइज सब्जेक्ट, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आपको प्रोफेशनल नॉलेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है, प्रीलिम्स में भी, क्योंकि 25 क्वेश्चन है लेकिन 50 नंबर के डबल वेटेज है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में। तो प्रोफेशनल नॉलेज का इसमें काफी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप मतलब अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ाई करो तो उन 4 घंटे में मिनिमम आपका 1.5 घंटे का समय प्रोफेशनल नॉलेज पे जाना चाहिए, और बाकी टाइम जो है वो आपके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पे डिस्ट्रीब्यूट आपको करना चाहिए। देन दूसरी चीज आपके सामने जो है वो है कि टारगेट द हाई वेटेज टॉपिक्स। अब जो बच्चे अभी भी तैयारी शुरू करें उनके लिए तो ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है कि सब नहीं कर पाओगे, सब नहीं कर पाओगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पहले वहां से शुरुआत करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट को खत्म करो, फिर टाइम बचेगा तो बाकी की चीजें करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाने वाली हूँ। सो आइडेंटिफाई एंड मास्टर द कॉन्सेप्ट्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ बिल्ड द फंडामेंटल। अपना फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग किए बिना हम कहीं ना कहीं हम ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टू टैकल दी अनप्रिडिक्टेबल और ट्विस्टेड क्वेश्चंस इजीली। अब अगर मेरी फंडामेंटल क्लैरिटी है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी आ जाएगा ना, तो मैं उसको इजीली टैकल कर पाऊंगी, मैं इजीली उसको समझ पाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपके लिए लेकर मैं आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताएगी। एक बार जरा इस लिस्ट पे नजर मार लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ। देखो रीजनिंग के अंदर आपको पता है, रीजनिंग के अंदर आपको पता है कि दो तरीके से, अब क्योंकि 25 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आने, उन 25 में से जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है वो है आपके, ये हाई प्रैक्टिस डिमांड करते हैं और साथ ही साथ हाई वेटेज भी है। क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। अब मैं इसको क्या करूं, मैं देखो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल कंप्लीटली प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना शार्प होते रहोगे। अब इसमें कितना नंबर का आएगा, अगर बात कर ली जाए इस पूरे से 25 क्वेश्चन में से, 25 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कि यहाँ से मिनिमम 3 सेट आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 सेट देखने को मिलेंगे। अगर 3 सेट देखने को मिले तो 15 क्वेश्चन, और 4 सेट देखने को मिले तो 20 क्वेश्चन। इसका वेटेज आपका 15 से 20 नंबर तक जा सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि 18 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, मतलब कोई 3 पजल 15 मार्क्स की आ जाए और कोई एक पजल 2 या 3 नंबर की आ जाए, छोटी मोटी रैंकिंग टाइप की पजल आ जाए। आइदर विच वेज ये आपका मिनिमम 15 मार्क्स का तो जाएगा ही जाएगा। तो इसको क्या करना है, देखो सिंपलेस्ट अप्रोच है कि आईबीपीएस पीओ प्री लेवल की आप पजल्स उठाइए और उन पजल्स को डेली, सीटिंग के आप 3 सेट लगाओ, 3 सेट लगाओ, पजल के भी आप 3 सेट लगाओ। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि मैं डेली आप लोगों की शाम को 6 बजे कंप्लीटली फ्री क्लास लेती हूँ रीजनिंग की। इस क्लास का आप डेली हिस्सा बनो, मैं सब कुछ आपको एक क्लास के अंदर डेली करवा रही हूँ। आई थिंक वो आपके लिए एक बहुत बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, पहले अगर इस पूरे सिलेबस में देखा जाए तो पहले क्या टारगेट करना है, पहले ये टारगेट करना है, यानी कि जब आप अपनी रीजनिंग को पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले सीटिंग लगाना है, पजल्स लगाना है। आफ्टर दैट जब आपके ये दो सब्जेक्ट्स हो जाए ना, मतलब जब इन दोनों की आप टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, तब आप कहाँ पे आओगे, तब आप आओगे अपने इन वाले एरियाज पे जो ये वाले एरियाज हैं। अच्छा, अब इनमें क्या करना है मैम, इनमें कहाँ से शुरू करें? देखो सबसे पहले अपना अल्फाबेट टेस्ट, मेरे ख्याल से आप 4-5 घंटे के टाइम में इसको अल्फाबेट टेस्ट को अच्छे से समझ सकते हो, और उसके बाद फिर देन यू हैव टू प्रैक्टिस। सेम विद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज बहुत आसान टॉपिक है और इसके आने के चांसेस भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्शन इसका आसान है, ब्लड रिलेशन आसान है। स्लॉग्स में मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, स्लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो फिर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहो एंड यू विल बी गुड। तो इसको इसी मैनर में कर लीजिए, जिस मैनर में मैंने लिखे इसी मैनर में आप इसको कर लीजिए, और ये आपको डेली करना है, मतलब ये छोड़ना नहीं।
सीटिंग और पजल तो करना ही है, 3-3 सेट डेली लगाइए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम क्वांट के सिलेबस की तरफ। अगर मैं बात करूं क्वांट के सिलेबस की, तो देखो क्वांट के सिलेबस में भी ये पोर्शन आपका पहले होना चाहिए। जब आप क्वांट पढ़ने बैठ रहे हो तो जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये जो एरिया, ये कौन सा, ये एरिया है आपका स्पीड मैथ का। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है आपका स्पीड मैथ का। और इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डेली आप 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाओ, 5 क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेशन के लगाओ, 10 क्वेश्चन आप डेली अपने किसके लगा लो, नंबर सीरीज के लगा लो, एंड अपने डेली 5 क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक के लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है। इतना आपको डेली करना है ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि एग्जाम जो होगा वो आपका स्पीड ड्रिवन होगा। अब आती बात अर्थमेटिक की। देखो अर्थमेटिक में आपको शुरुआत यहां से करनी, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो। पहले तो आप इन 4 को कंप्लीट करिए, इन 4 का बेसिक कंप्लीट करिए। क्यों? क्योंकि जब ये 4 बेसिक कंप्लीट हो पाएंगे तभी जाके आप एग्जाम में कोई डीआई उठा पाओगे। डीआई का जो लेवल होगा एग्जाम में वो आपका इजी लेवल रहेगा, ये डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा, और आपको एग्जाम में करना भी इजी वाला है। वैसे भी एग्जाम में आप डिफिकल्ट वाला कर नहीं पाओगे क्योंकि 20 मिनट का समय होगा, तो हमें करना भी इजी वाला, इसलिए इजी वाला हम जल्दी कर ले, उसकी आपको हाई प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपके जैसे पजल एंड सेटिंग इंपॉर्टेंट, वैसे डीआई इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि 2 से 3 आपके डीआई के सेट्स यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो वो डीआई के सेट करने के लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, एवरेज पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए, प्रॉफिट, तो कम से कम इतना 4 तो आपको करना है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रही हूँ। आगे बढ़िए, इंग्लिश की बात करें। देखो इंग्लिश का सिंपल सवाल है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेली लगाते रहिए, कम से कम एक सेट यानी कि एक पैराग्राफ जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डेली लगाओ। फिर पैराजम्बल्स, इसका आप एक सेट लगाइए, राइट। क्लोज टेस्ट, इसका आप एक सेट लगाइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हो गया आपका कंप्लीट ग्रामर, क्योंकि ये ग्रामर ग्रामर सीखने वाली चीज है। देखो ग्रामर कोई एक दिन में हो जाएगा वाला चीज नहीं, ग्रामर को आपको धीरे धीरे समझना होगा। एक दिन नाउन कर लिया, नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, एक दिन प्रोनाउन कर लिया, प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से आप कवर करिए ताकि आप एरर वाले क्वेश्चन कर सके। और लास्टली आपके पास वोकैबुलरी है। आई थिंक अगर आप एक आर्टिकल डेली पढ़ रहे हैं, अगर आप एक आर्टिकल डेली पढ़ रहे हैं तो वोकैब की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें थी, ये सब था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल। नाउ तैयारी कैसे करनी है। देखो मेरे ख्याल से बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी तैयारी करना शुरू कर दिया, बट फिर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो शायद अभी शुरुआत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं तैयारी में अभी थोड़ा सा पीछे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तैयारी करने के हमेशा आपके पास 2 तरीके होंगे, एक होगा सेल्फ प्रिपरेशन, यानी कि अपने आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप तैयारी करें तो राइट रिसोर्सेज का ध्यान रखिएगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है। दूसरा है कि आप किसी गाइडेंस में तैयारी करें, कोई सपोर्ट सिस्टम के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप सपोर्ट सिस्टम के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये बैचेस आपके पास है, इन बैचेस में आपको कोई रिसर्च वर्क नहीं करना है, सारा रिसर्च का काम आपके फैकल्टी आपके लिए करके लेकर आएंगे। बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा, बेस्ट तरीके से आपको दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दिए जाएंगे, आपके पास मॉक्स होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपको राइट कंटेंट मिलेगा, राइट गाइडेंस भी मिलेगा, और जहां जहां आपके डाउट्स होंगे वो डाउट सारे सॉल्व किए जाएंगे। ये सारे बैचेस आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, ये बैचेस अवेलेबल है। इन सभी बैचेस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मिलेगी, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। साथ ही साथ इन बैचेस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जो कि अपडेटेड पैटर्न पर है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई ऐसा है कि मैं मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि मैं वो मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर मैं बोलूंगी अभी इस समय एक जिद्दी ऑफर चल रहा है जो आज रात 12 बजे खत्म होने वाला है। इस ऑफर के अंडर आप लोगों को मिल रहा है बैंक महापैक प्लस, जिसके अंदर आप 18 से अधिक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और ये मिल रहा है आपको अपने लोएस्ट प्राइस पे विद ट्रिपल वैलिडिटी। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम कवर हो जाएंगे, क्या इसके अंदर आईबीपीएस एसओ का एग्जाम कवर होगा, ये है वो लिस्ट ऑफ एग्जाम। तो बैंक महापैक प्लस के अंदर आपके ये सभी एग्जाम, बैंक एंड इंश्योरेंस के, रेगुलेटरी बॉडी के जितने भी एग्जाम, इनको आप देख लीजिए, ये सभी एग्जाम आपके कवर होते हैं, और इसमें आईबीपीएस एसओ के बैचेस भी आएंगे। ये सब एग्जाम्स की आपको प्रीलिम्स, मेंस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग सब कुछ आपको मिलेगा। नाउ इफ यू वांट टू एनरोल, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमने लगाया है, यहाँ पे जाइए, अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज को चूज करना है। ये आ गया आपका आईपीएस एसओ। ना ये बैचेस हैं,
और ये है आपका बैंक महापैक प्लस। जो भी आपकी चॉइस होगी, बैंक महापैक प्लस पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म होने वाला है। इसका ध्यान रखिएगा। जिनको मॉक टेस्ट की जरूरत लग रही है, आप चाहे तो टेस्ट प्राइम ले सकते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जैसा आपको अपनी प्रिपरेशन में जो भी रुकावट लग रही है, वो सारी रुकावट का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं बैच, तो आप जाके बैच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ। एंड बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651, कर दीजिएगा अप्लाई। एंड अप्लाई करके ये बैच की फीस, अब ये बैच जो है, इस फीस में आपको प्रिपरेशन मिलेगी आपके प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। और ये 79 की जगह पे आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अड्डा की ऐप पे जाके बाय कीजिए एंड यूज द डिस्काउंट कोड, Y651। ठीक है, ये डिस्काउंट कोड को यूज कीजिए। विद दिस आई विल वाइंड अप द सेशन। आई होप आपको एक इसमें आइडिया लगा होगा, एक तरीका पता चला होगा। इफ दैट इज द केस, तो सेशन को लाइक कीजिएगा। और जो रेगुलर हमारे शाम को 6 बजे सेशन हो रहे हैं रीजनिंग के, उसमें आप लगातार आते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।